कैसे हो आप सब। MK हेयर एक और मस्त ब्लेंडर ट्यूटोरियल के साथ इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि कैसे आप ऐसी अमेजिंग सी ये 3D म्यूजिक वॉल एनिमेशन बना सकते हो। इसे बनाने में बहुत मजा आया मुझे, और आपको ब्लेंडर में फिजिक्स कैसे काम करती है, रिजिड बॉडी सिमुलेशन कैसे काम करती है, उसके बारे में आपको काफी कुछ समझने को मिलेगा। और काफी लोगों के ये सवाल था कि जब बॉल इस प्लेटफॉर्म के ऊपर गिरती है तो ये बाउंस कैसे करता है, तो इस चीज को भी फिगर आउट करेंगे। अब इसके अलावा अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर हो तो उससे पहले मेरी ब्लेंडर बेसिक्स वाली सीरीज को देख लेना, क्योंकि ये जो ट्यूटोरियल है थोड़ा सा इंटरमीडिएट लेवल का होने वाला है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं LMMS से। अब ये क्या चीज है भाई? तो LMMS एक अमेजिंग ओपन सोर्स डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशन, इससे आप म्यूजिक क्रिएट कर सकते हो। तो सबसे पहले समझेंगे कि ये जो म्यूजिक है आप वो कहाँ से कर सकते हो। तो LMMS में ओपन कर देता हूँ और इसे यूज करना बहुत ही ज्यादा ईजी है। फिलहाल के लिए मैं FX मिक्सर और कंट्रोल रैक को हटा देता हूँ, इसे थोड़ा बड़ा कर दूंगा यहाँ पर, और मैं यहाँ पर चला जाऊंगा इंस्ट्रूमेंट प्लगइन्स में। और ये आप यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स इसमें दिए हुए हैं, और जब हम इसे ओपन करते हैं तो ये एक ऐसा टेम्पलेट हमें सेट करके देता है। तो मैं यहाँ से इन सबको डिलीट कर देता हूँ। रिमूव दिस ट्रैक, रिमूव दिस ट्रैक। ओके, तो अब ये सॉन्ग एडिटर एकदम खाली है, और यहाँ पर एक टैब दिया है माई सैंपल्स में। मैं यहाँ पर आ जाऊंगा। अब यहाँ पर बहुत सारे सैंपल्स दिए हुए हैं। सैंपल्स मतलब छोटी छोटी आप कह सकते हो, मान लो पियानो की कोई एक टिंग की साउंड है, इस तरीके के बहुत सारे आपको साउंड यहाँ पर मिल जाएंगे, और उन्हीं को यूज करके आप म्यूजिक क्रिएट कर सकते हो। इसके अलावा अगर मैं दोबारा से यहाँ माई प्लगइन में चला जाता हूँ तो यहाँ पर एक ऑप्शन है ऑडियो फाइल प्रोसेसर का। मैं इसे यहाँ से उठा दूंगा और यहाँ पर डाल दूंगा, तो ये यहाँ पर आ जाएगी प्लगइन। अब जो ऑडियो फाइल प्रोसेसर है इसमें आप बेसिकली अपने खुद के सैंपल्स डाल सकते हो, म्यूजिक सैंपल्स। वो आपको कहीं पर भी ऑनलाइन मिल जाएंगे। तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है। यहाँ से मैं इसे ओपन कर दूंगा, नेविगेट करूंगा उस फोल्डर में और सिंपली उसे लोड कर दूंगा। और अब मैं यहाँ पर सिंपल अपना जो टाइपिंग कीबोर्ड होता है उसकी मदद से इसे प्ले कर सकता हूँ। अगर मैं Q प्रेस कर देता हूँ तो ये इस तरह से आप प्ले कर सकते हो इसे। तो अभी ये काफी क्विकली प्ले हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा लंबा रहे, तो मैं यहाँ पर एनवलप वाले टैब पे चला जाऊंगा और इसका जो अमाउंट है इसे फुल कर दूंगा। इसका रिलीज में थोड़ा सा बढ़ा दूंगा और होल्ड को भी थोड़ा सा लंबा कर दूंगा। और अब अगर मैं Q प्रेस करता हूँ तो ये काफी लंबा प्ले होगा। और यहाँ पर आगे जो छोटे बॉक्स से बने हुए हैं इनमें हम बीट क्रिएट कर सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा, राइट क्लिक करूंगा, ओपन इन पियानो रोल, और इस तरह की पियानो रोल है। तो अभी मैं रैंडम यहाँ पर कुछ बना करके देखता हूँ। इसके बाद मैं बताऊंगा कि आप इसमें मिडी कैसे इंपोर्ट कर सकते हो। मिडी मतलब किसी और ने ऑलरेडी पियानो बजा के रखा हुआ है, आप उसे सिंपली इसमें इंपोर्ट कर सकते हो और यूज कर सकते हो। पर सबसे पहले देखते हैं कि काम कैसे करता है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर कीज लगा देता हूँ जल्दी से। तो इस तरह से आप म्यूजिक बना सकते हो। इसके अलावा ये VST प्लगइन्स को भी सपोर्ट करता है। तो आपको ट्यूटोरियल मिल जाएंगे ऑनलाइन। मैंने भी आज से बहुत सालों पहले एक ट्यूटोरियल बनाया हुआ था अपने पुराने चैनल पे, तो लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो भी मैं बात करूंगा कि आप इसमें मिडी कैसे इंपोर्ट कर सकते हो। आपको सिंपली गूगल पर गाने का नाम लिखना है और आगे लिख दो मिडी, और आपको उसकी मिडी फाइल मिल जाएगी। और मिडी इंपोर्ट करने के लिए मैं फाइल में चला जाऊंगा, इंपोर्ट में चला जाऊंगा, और उस फोल्डर में चले जाएंगे जहां पर मैंने सेव कर रखी है फाइल। और ये मैंने डाउनलोड की थी सारे जहां से अच्छा .mid, ये मिडी फाइल का एक्सटेंशन होता है। इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। अभी यहाँ पर हमें एक वार्निंग शो कर रहा है क्योंकि मैंने मिडी के लिए ऑलरेडी साउंड सेलेक्ट नहीं कर रखा है, तो अभी के लिए प्ले नहीं करेगा, बट इसे इग्नोर करते हैं। ओके पर क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पर आप आगे देख सकते हो, अगर मैं इसे पियानो रोल में ओपन करता हूँ तो ये ऑलरेडी किसी ने बजा के रखा हुआ है और हम सिंपली इसे यूज कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, इससे राइट क्लिक कर दूंगा, कॉपी करूंगा, और जो सैंपल मैंने पहले लोड किया था राइट क्लिक और पेस्ट कर दूंगा। और अब अगर मैं इसे प्ले करता हूं तो आप देख सकते हो ये प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। और अब आप चाहो तो जितने मर्जी उतने डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट को यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक फ्लूट का सैंपल मुझे दिख रहा है, तो देखते हैं कैसा काम करेगा। सिंपली इसे उठा करके मैं यहाँ पर डाल दूंगा, कॉपी कर दिया, इसे पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर। और इसे म्यूजिक फाइल में एक्सपोर्ट करना बहुत इजी है। फाइल में चला जाऊंगा, एक्सपोर्ट कर दूंगा। आप चाहो तो वेव या MP3 किसी भी फाइल फॉर्मेट में इसे कर सकते हो एक्सपोर्ट। आगे बढ़ने से पहले प्लीज यार इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आप देख सकते हो इस चैनल पे कितने बुरे हालात हुए पड़े हैं, इतने ज्यादा लोग वीडियोस देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे, प्लीज। तो ये तो बात होगी म्यूजिक की, और अब चलते हैं ब्लेंडर में। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी सीन प्रिपेयर करके रखा हुआ है। जितनी भी प्रोजेक्ट फाइल है उन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। 1 कप चाय के प्राइस पे आप इसे इजिली परचेज कर सकते हो UPI के थ्रू। इस तरह से आप
चैनल को भी सपोर्ट कर रहे हो। पर अगर आप नहीं लेना चाहते तो आप सिंपल एक क्यूब क्रिएट कर सकते हो। इसे जी में मैं ऐसे स्केल कर दूंगा और इसके ऊपर एक सिंपल स्पीयर इस तरह से मैं लगा सकता हूँ। इनका यूज करके भी आप इस ट्यूटोरियल को फॉलो कर सकते हो। और अगर आपने प्रोजेक्ट फाइल डाउनलोड कर लिया है तो उसके अंदर आपको ये प्लेटफॉर्म मिलेगा, एक बॉल है और यहाँ पर ये स्लाइड्स दिए हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक हुक मैंने अलग से रखा है। इस हुक का क्या यूज होगा उसे मैं आगे चल के बताऊंगा। इसके अलावा यहाँ पर एक छोटा स्लाइड है और एक लंबा वाला स्लाइड है। इनका तब यूज किया जाता है जब बीट में काफी लंबा पॉज हो। तो फिलहाल के लिए मैं स्लाइड्स को हाइड कर देता हूँ और बॉल को सिलेक्ट कर देता हूँ। फ्रंट व्यू में चला जाऊंगा और यहाँ पर मैं आ जाऊंगा फिजिक्स वाले टैब पर और यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे डिफरेंट ये सिमुलेशन के ऑप्शन दिए गए हैं। अभी के लिए मैं क्लिक कर दूंगा रिजिड बॉडी पर और इसका जो रिजिड बॉडी टाइप है उसे मैं एक्टिव रहने दूंगा। और यहाँ पर जो इसकी शेप है उसे हम बता देंगे कि ये एक स्फीयर है। अब किस तरीके की शेप है, अगर हम ब्लेंडर को इसे ऑलरेडी बता देते हैं तो ये उस हिसाब से हमारे रिसोर्सेज को यूज करेगा। रिसोर्सेज मतलब आपके रैम, सीपीयू वगैरह, तो ये इसे अच्छे से ऑप्टिमाइज करके हमें बता देगा। बाकी सेटिंग्स को फिलहाल के लिए रहने देते हैं और अब मैं इस प्लेटफॉर्म को सिलेक्ट कर दूंगा और इसमें भी मैं ये रिजिड बॉडी ऐड कर दूंगा। जो बॉल है इसे मैं थोड़ा सा ऊपर लेके चलता हूँ और अभी आप देखोगे जैसे ही मैं इसे प्ले करूंगा ये दोनों ही गिर जाएंगे। तो अभी जो प्लेटफॉर्म है इसका जो टाइप है इसे मैं पैसिव कर दूंगा और इसकी जो शेप है इसे मैं मैश कर दूंगा। इसे मैं मैश में क्यों सिलेक्ट कर रहा हूँ वो मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। पहले देख लेते हैं कि ऐसा करने से हो क्या रहा है। तो ये पैसिव में कर दिया है और मैं इसे प्ले करके देखता हूँ। तो जैसे ही बॉल अब इसके ऊपर गिर रही है, ये दोनों ही ऑब्जेक्ट नीचे नहीं गिर रहे हैं। बॉल अब इसे एक सॉलिड ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर रहा है। और इस प्लेटफॉर्म की शेप को मैश में मैंने क्यों रखा है वो मैं बता देता हूँ। अगर मैं थोड़ा जूम करके देखता हूँ तो ये जो प्लेटफॉर्म है इसमें हल्की सी ऊपर से मैंने एक कर्व दी हुई है और जो बॉल है वो इस कर्व के साथ ही अच्छे से रिएक्ट कर रही है जैसे इसे करना चाहिए। ये यहाँ से नीचे की तरफ गिर रही है। पर अगर मैं शेप को बॉक्स में कर देता तो तब देखते हैं क्या होता है। इसे बॉक्स में कर दिया, दोबारा से प्ले करके देखता हूँ और ये आप देख सकते हो इसके साथ अच्छे से रिएक्ट नहीं कर रही है। तो इसे मैश में रखने का रीजन बहुत सिंपल है। जो आपका 3D मॉडल है जब उसकी शेप थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो तब आप इसे मैश में रखोगे, तो इसलिए मैंने इसे मैश में रखा है और ये अच्छे से रिएक्ट कर रहा है। और इसके अलावा एक और चीज आप यहाँ पर नोटिस कर रहे होगी कि यहाँ नीचे एक छोटी सी लाइन बन करके आ रही है जैसे जैसे हमारी सिमुलेशन बढ़ रही है। तो ये जो हमारी सिमुलेशन हो रही है उसका कैश डेटा है, पैसे वाला कैश नहीं। मतलब अब अगर मैं यहाँ पर सीन में क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर रिजिड बॉडी वर्ल्ड पे क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पर नीचे कैश का ऑप्शन दिया हुआ है और यहाँ से हम इसका जो स्टार्ट फ्रेम है और एंड फ्रेम है उसे कंट्रोल कर सकते हैं कि हम कितनी लंबी इस सिमुलेशन को रन करना चाहते हैं। तो अभी ये 250 फ्रेम पर है, फिलहाल इसे इतना ही रहने दूंगा। और मान लो जैसे मैं इस बॉल को थोड़ा इसमें चेंजेस कर देता हूँ इस तरीके से, तो ये जो कैश डेटा है उसमें इस तरह की ये लाइन सी बन करके आ रही है। मतलब इसे दोबारा से कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी। तो जब मैं इसे दोबारा से रन करूंगा तो ये कैलकुलेट होगी। पर ऑफ कोर्स अब हम इसे बार बार तो रन नहीं कर सकते दोबारा से फर्स्ट फ्रेम पे जा करके। तो यहाँ पर ये क्विक ऑप्शन दिए गए हैं जैसे कि अपडेट ऑल टू फ्रेम। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो ये क्विकली अपडेट कर देगा हमारी सिमुलेशन को। जहां पर भी हमारा टाइमलाइन पे प्ले हेड होगा वहां पर ये इसे कैलकुलेट कर देगा। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं यहाँ पर कर दूंगा, अपडेट ऑल टू फ्रेम पर मैं राइट क्लिक प्रेस करूंगा और एड टू क्विक फेवरेट इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। तो ऐसे करने से क्या होगा कि जब भी मैं अपने 3D व्यू पोर्ट पे आऊंगा और क्यू प्रेस करूंगा तो वो जो क्विक फेवरेट में हमने ऐड किया था इसे, ये यहाँ पर शो होगा। तो ऐसा करने से हमारा वर्क फ्लो बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगा। मान लो मेरा प्ले हेड यहाँ पर है, क्यू प्रेस कर दिया, अपडेट टू की फ्रेम, और ये जल्दी से इसे अपडेट कर देगा। तो ये काफी काम आएगा आगे। तो अब तक हमने ये कुछ बेसिक्स वगैरह समझ लिए हैं कि किस तरीके से रिजिड बॉडी ये सब काम करता है। अब मैं आ जाऊंगा ऊपर आउटपुट वाले फोल्डर पर। यहाँ से अब एक्चुअल सेटअप करना स्टार्ट करूंगा मैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर फ्रेम रेट को सेट करना। तो अब इस तरीके के जो बॉल एनिमेशन है इसमें 24 FPS रखना ज्यादा सही नहीं होगा, क्योंकि ये कोई ऐसा सिनेमैटिक सा शॉट नहीं है जिसमें मुझे मोशन ब्लर की जरूरत पड़ेगी। ये थोड़ा थोड़ा वीडियो गेम स्क्रीन कैप्चर जैसे हम करते हैं उसकी तरह सिमुलेशन होगा। तो अगर आप हायर FPS इसमें रखोगे तो वो ज्यादा स्मूथ लगेगा। तो आप चाहो तो 30 या फिर 60 रख सकते हो, 60 ज्यादा बेटर लगेगा। पर फ्रेम रेट चेंज करने से पहले इसके ऊपर मैंने जो रिजिड बॉडी लगाया है मुझे उसे रिमूव करना चाहिए, वरना ब्लेंडर में थोड़ा ग्लिच हो जाता है। तो सबसे पहले तो मैं इनसे रिजिड बॉडी को रिमूव कर दूंगा। दोबारा आ जाऊंगा आउटपुट पे और इस बार इसका फ्रेम रेट मैं 60 कर दूंगा और दोबारा से इसमें रिजिड बॉडी ऐड कर दूंगा। रिजिड बॉडी पैसिव, इसे मैं कर देता हूँ मैश। बॉल में भी ऐड कर देता हूँ रिजिड बॉडी और ये स्फीयर। और अगर मैं इसे प्ले करके देखता हूँ तो ऑलरेडी आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि ये थोड़ा स्मूथ लग रहा है। अब यहाँ से मैं एक अलग से विंडो ओपन कर दूंगा, इतनी सी। इसका एडिटर टाइप में चेंज कर दूंगा वीडियो सीक्वेंसर में। मेक श्योर आपका प्ले हेड फर्स्ट फ्रेम पे हो और यहाँ पर ऐड पे क्लिक कर दूंगा और साउंड में यहाँ पर ऐड कर दूंगा। जो साउंड मैंने LMMS से एक्सपोर्ट करा था उसे मैं यहाँ से इम्पोर्ट कर दूंगा। इसे क्लिक कर दिया, ऐड साउंड स्ट्रिप, और ये यहाँ पर साउंड ऐड हो जाएगा।
अगर मैं कंट्रोल प्रेस करके रखता हूँ और अपने माउस को ड्रैग करता हूँ तो इससे आप इसका साइज छोटा या बड़ा कर सकते हो। और अगर आपकी वेव फॉर्म शो नहीं हो रही है तो एन प्रेस कर दूंगा और यहाँ पर डिस्प्ले वेव फॉर्म का ऑप्शन है, इसे मेक श्योर ये चेकड हो। इसे थोड़ा सा छोटा कर दूंगा और यहाँ से थोड़ा सा साइज इसका बढ़ा देता हूँ। और ये जो म्यूजिक है मैं इसे थोड़ा सा आगे रखता हूँ क्योंकि बॉल को आने में शुरू में थोड़ा टाइम लग रहा है, उसके बाद ये म्यूजिक पे क्लिक करेगी तो ये ऊपर से गिर के जैसे यहाँ पर आएगी उस हिसाब से मैं इसे सेट कर दूंगा। अब अगर मैं टाइमलाइन पर इस प्ले हेड को ऐसे स्क्रब करता हूं तो आप देख सकते हो हम साउंड को सुन नहीं पा रहे हैं, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर प्लेबैक पर क्लिक कर दूंगा और यहाँ पर स्क्रबिंग को अनेबल कर दूंगा। तो इससे जब मैं प्ले हेड को आगे पीछे करता हूं तो हम म्यूजिक को सुन पाएंगे। और एक बात मैं बता दूं, अगर मैं यहाँ पर प्लेबैक में चला जाता हूँ और यहाँ पर जो सिंक है, अगर आप इसे प्ले एवरी फ्रेम रखोगे तो जो फिजिक्स सिमुलेशन है वो काम करती है। फ्रेम ड्रॉपिंग और सिंक टू ऑडियो करने से कई बार इसमें ग्लिचेस आ जाते हैं, तो प्ले एवरी फ्रेम पे ही इसे रखना। और ये लैग ना हो तो आप इसका जो शेडिंग मोड है वो सॉलिड रख सकते हो इस तरीके से। तो फिलहाल के लिए अब इतना सेटअप कंप्लीट हो गया है, इसे मैं फिलहाल ऐसा बंद कर देता हूँ। बॉल को एकदम मैं सेंटर में लेकर के चलता हूँ और ये अच्छे से काम कर रहा है। और अब मैं बात करूंगा दो ऑप्शंस के बारे में जो आपके पास होंगे। एक तो ये है कि आपका जो प्लेटफॉर्म है जब उसके ऊपर बॉल गिरती है तो वो स्टिल रहेगा प्लेटफॉर्म, उसमें कोई मूवमेंट नहीं होगी। और दूसरा जो ऑप्शन है जब बॉल उसके ऊपर गिरेगी तो वो मूव करेगा। तो इन दोनों का ही जो वर्क फ्लो है वो टोटली डिफरेंट है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि जो स्टैटिक प्लेटफॉर्म वाला वर्क फ्लो है वो कैसे काम करता है। तो ये हमारा प्लेटफॉर्म है, ठीक है। अब जो म्यूजिक है मैंने फर्स्ट बॉल के हिट पर उसे सिंक कर लिया है, टाइमलाइन पे टर्न करके ये इसके ऊपर आ रहा है। तो ये जो प्लेटफॉर्म है मैं इसे थोड़ा सा टेढ़ा कर देता हूँ इस तरीके से और यहाँ पर लगा देता हूँ। तो ये बॉल ऊपर से आएगी, म्यूजिक नोट पे हिट करेगी और जैसे ही जो सेकंड म्यूजिक नोट आएगा मैं यहाँ पर रोक दूंगा इसे। अब मैं सिंपली क्या करूंगा, ये जो प्लेटफॉर्म है ये सिलेक्टेड है, इसके ऊपर रिजिड बॉडी वगैरह सब कुछ लगा हुआ है। डुप्लीकेट कर दूंगा इसे शिफ्ट डी प्रेस करके और यहाँ नीचे इसे लगा दूंगा। रोटेट कर दिया और ये यहाँ पर लगा दिया। क्यू प्रेस कर दूंगा, अपडेट ऑल टू की फ्रेम और ये यहाँ तक अपडेट हो जाएगा और इस तरह से निचले वाले नोट से टकराएगा। सेम चीज डुप्लीकेट कर दिया, इसे रोटेट कर दिया, यहाँ पर लगा दूंगा। सेम चीज डुप्लीकेट कर दिया इसे और यहाँ पर लगा दूंगा। और मैं टाइमलाइन पर स्क्रब करके देख सकता हूँ कि ये सिंक हो रहा है या नहीं। और यही तरीका है, आप डुप्लीकेट करते रहोगे, इसे मैन्युअली बीट के साथ सिंक करोगे तो इस तरह से काम करेगा। तो इस सबको मैं अंडू कर देता हूँ और अब हम देखेंगे सेकंड मेथड जो कि मुझे पर्सनली ज्यादा अच्छा लगता है, जब प्लेटफॉर्म बाउंस करता है। ओके, तो मैं इस प्लेटफॉर्म को सिलेक्ट कर दूंगा और यहाँ पर एक ऑप्शन है रिजिड बॉडी कंस्ट्रेंट के नाम से, इसे मैं इस पे ऐड कर दूंगा। अब इसको जो टाइप है वो हम फिक्स ही रहने देंगे और मैं यहाँ पर रिजिड बॉडी की सेटिंग में चला रहूंगा। अब हम इसका टाइप पैसिव नहीं रखेंगे, इसे मैं एक्टिव कर दूंगा। पर एक्टिव करने से आपको पता ही है क्या होगा, ये इसके आर पार ही चला जाएगा। तो इस चीज को फिक्स करेंगे अभी। तो मैं यहाँ पर एक मैश ऐड कर दूंगा, शिफ्ट ए मैश प्लेन, मैं आर प्रेस कर दूंगा, एक्स प्रेस कर दूंगा और 90 कर दूंगा ताकि ये 90 डिग्री रोटेट हो जाए। तो इस तरह से ये प्लेन यहाँ पर क्रिएट कर दिया है। इसे मैं रिनेम कर देता हूँ, इसका नाम मैं रख दूंगा वॉल। और अभी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, मैं रिजिड बॉडी में चला जाऊंगा और इसका टाइप में चेंज कर दूंगा पैसिव में और इसकी शेप में रख देता हूँ बॉक्स। क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है इसे मैंने एक्टिव में रखा हुआ है तो इसको सपोर्ट देने के लिए आप समझ सकते हो कि ये वॉल मैंने क्रिएट करी है और इसका टाइप मैंने रखा है पैसिव में। तो ये प्लेटफॉर्म को सिलेक्ट कर दिया, मैं चला जाऊंगा रिजिड बॉडी कंस्ट्रेंट में। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जो फर्स्ट है इसमें मैं ऐड कर दूंगा इस वॉल को और जो सेकंड है उसमें मैं ऐड कर दूंगा ये अपना प्लेटफॉर्म। तो अब अगर मैं इसे प्ले करके देखता हूँ तो जो हमारी बॉल है वो इसके आर पार नहीं जा रही है, वो इसके ऊपर लैंड कर रही है। पर अभी जब ये इसके ऊपर लैंड कर रही है तो जो प्लेटफॉर्म है वो मूव नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जो बॉल है इसे सिलेक्ट कर दूंगा और इसका जो मास है इसे मैं कर दूंगा 10 kg और मैं प्लेटफॉर्म को सिलेक्ट कर दूंगा और यहाँ पर रिजिड बॉडी कंस्ट्रेंट में चला जाऊंगा। अब यहाँ पर जो ओवरराइड इटरेशन है इसे मैं 1 कर दूंगा। सिमुलेशन बेक कर देता हूँ, यहाँ तक प्ले कर देता हूँ और ये अब आप देख सकते हो ये जो प्लेटफॉर्म है अभी ये बाउंस कर रहा है। अब ये जो प्लेटफॉर्म है अगर मैंने इसके वेट में कुछ चेंजेस करे तो वो अफेक्ट करेगा इसे। और उसके बाद प्ले करके देखता हूँ तो ये थोड़ा टाइट हो गया है तो ये उतना रिएक्ट नहीं कर रहा है, राइट। और ये जो सेटिंग है आपको इसे चेंज करते रहना पड़ेगा जैसे जैसे बॉल बाउंस करेगी प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म। हर बार आप नहीं चाहोगे कि बॉल बहुत ज्यादा बाउंस करे। और अब मैं बात करूंगा थोड़ी और एडवांस इन सिमुलेशन सेटिंग्स के बारे में। अगर मैं यहाँ पर सीन पर आ जाता हूँ तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, 2 ऑप्शन है, सब स्टेप्स पर फ्रेम और सॉल्वर इटरेशन। अब जो सब स्टेप्स पर फ्रेम है ये बेसिकली क्या है कि जब सिमुलेशन फास्ट मूवमेंट वाले ऑब्जेक्ट को सही से कैलकुलेट नहीं कर पा रही होती तो उसको बढ़ाने से जो फिजिक्स है सिमुलेशन है वो थोड़ी स्मूथ हो जाती है, मतलब ज्यादा डिटेल में कैलकुलेशन होती है अगर आप इसे बढ़ा देते हो तो। फिलहाल के लिए इसे 10 ही रहने देंगे। और जो सॉल्वर इटरेशन है ज्यादा करने से सिमुलेशन क्लीन होती है लेकिन परफॉर्मेंस पे लोड पड़ता है। तो फिलहाल मैं इन दोनों को 10-10 पे रहने दूंगा। मैं दोबारा से यहाँ पर फिजिक्स टैब में आ जाऊंगा और यहाँ पर कुछ और सेटिंग देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं सरफेस रिस्पॉन्स पे आ जाऊंगा और यहाँ पर 2 ऑप्शन है, फ्रिक्शन और बाउंसीनेस। तो जो फ्रिक्शन है वो बेसिकली सरफेस का ग्रिप है, यानी ऑब्जेक्ट कितना स्लाइड करेगा या रुकेगा। और बाउंसीनेस मतलब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है,
ज्यादा रखने से थोड़ा ज्यादा बाउंस होगा, कम रखने से थोड़ा कम बाउंस होगा। अगली जो सेटिंग्स है वो है यहाँ डायनेमिक्स में डैम्पिंग, ट्रांसलेशन और रोटेशन। जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो स्पीड है ये उसे थोड़ा धीरे धीरे कम करेगा। इसे आप थोड़ा एयर रेजिस्टेंस की तरह भी समझ सकते हो, जैसे कि जब पैराशूट गिरता है तो वो धीरे से जैसा नीचे आता है, थोड़ा थोड़ा ये वैसे ही काम करता है। और रोटेशन डैम्पिंग भी वैसे ही है, ये रोटेशन को धीरे धीरे स्लो करती है। और यही कुछ सेटिंग्स है, जब आप इस एनिमेशन को बनाना स्टार्ट करोगे तो आप इन्हीं के साथ प्ले अराउंड करोगे। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर सीन में चला जाता हूँ तो एक और ऑप्शन है, वो है स्पीड का। अब स्पीड जो है ये वैसे ही काम करता है। अगर आपने वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में आपका स्पीड रैंपिंग आपने कभी की होगी, तो अगर मैं मान लो इसकी स्पीड को 2 कर देता हूँ और इसे प्ले करके देखता हूँ तो आप देख सकते हो इसकी स्पीड ज्यादा बढ़ गई है। आप इसमें की फ्रेम भी ऐड कर सकते हो। मैं यहाँ पर की फ्रेम ऐड कर देता हूँ, इसमें स्पीड के पास ये की फ्रेम ऐड कर दी और मैं चाहता हूँ कि ये जो बॉल एनिमेशन है ये यहाँ से यहाँ तक आए और यहाँ पर इसकी स्पीड में कम कर दूंगा, तो इसे मैं 0.3 कर देता हूँ। की फ्रेम ऐड कर दी, प्ले करके देखते हैं तो ये ऊपर से ऐसी फास्ट आएगी और उसके बाद ऐसे स्लो हो जाएगी। तो इस तरह से ये काम करता है। और एक बात मैं आपको बता दूं, आप पूरी तरह से ब्लेंडर की फिजिक्स सिमुलेशन के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते, क्योंकि ये कभी भी ग्लिच करती है, कभी भी क्रैश हो सकती है। तो उसके लिए हमें टाइम टू टाइम अपनी जो सिमुलेशन होगी उसे बेक भी करना पड़ता है। मान लो आप 1 मिनट लंबा बना रहे हो इस सिमुलेशन एनिमेशन को, तो हो सकता है कि 30 सेकंड में ही आपको बहुत सारे ग्लिचेस देखने को मिल जाए। तो पूरी तरह से आप फिजिक्स सिमुलेशन के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते। तो भी आप जो नीचे देख सकते हो, जितना भी कैश डेटा अब तक हमने सिमुलेट किया है इसे हम की फ्रेम्स में बेक कर देंगे। तो की फ्रेम्स में बेक करने से क्या हो जाएगा, ये एक तरह से आप कह सकते हो लॉक हो जाएगी हमारी सिमुलेशन। तो अभी के लिए मान लो मुझे सिर्फ इस बॉल का सिमुलेशन डेटा बेक करना है, तो मैं बॉल को सिलेक्ट कर दूंगा। मैं ऊपर ऑब्जेक्ट में चला जाऊंगा, यहाँ पर रिजिड बॉडी में चला जाऊंगा और यहाँ पर बेक टू की फ्रेम्स पर क्लिक कर दूंगा और यहाँ पर सामने ये स्टार्ट फ्रेम और एंड फ्रेम का आ जाएगा कि आप कहां से कहां तक इसे बेक करना चाहते हो। तो एंड फ्रेम 143 है, मैं इसे 143 कर दूंगा और ओके कर दूंगा। अब 143 तक ये जो भी हमारी सिमुलेशन थी वो बेक हो गई है। और अगर मैं यहाँ पर फिजिक्स टैब में आ जाऊंगा तो आप देख सकते हो रिजिड बॉडी इसके ऊपर अप्लाई हो चुका है और यहाँ तक ये की फ्रेम्स बेक हो गई हैं। और इसके आगे आप अपनी सिमुलेशन को कंटिन्यू कर सकते हो और आप जितनी चाहो उतनी लंबी सिमुलेशन बना सकते हो। और अभी मान लो अगर मैं इस प्लेटफॉर्म को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ये सिलेक्ट कर दिया, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ और इस बॉल को मैं प्ले करके देखता हूँ, तो आप देख सकते हो वैसे ही रिएक्ट कर रही है, क्योंकि इसका जो डेटा है वो अब बेक्ड हो चुका है। तो फिलहाल मैं सब कुछ अंडू कर देता हूँ और ये दोबारा से इसमें मैंने फिजिक्स वगैरह लगा दी है। अब ये जो प्लेटफॉर्म बाउंस के साथ हम एनिमेशन को बनाएंगे, इसका वर्कफ्लो थोड़ा अलग रहता है। जो इस प्लेटफॉर्म को स्टैटिक रखने वाला मेथड था उसमें हम सिंपली इसे कॉपी कर सकते हैं, डुप्लीकेट कर सकते हैं और ये इजीली काम करता है। पर अब ये जो प्लेटफॉर्म बाउंस वाला है इसमें हमने कंस्ट्रेंट को ऐड कर रखा है, तो उसकी वजह से एक वियर्ड सा ग्लिच आता है ब्लेंडर में। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है, पर जब भी आप इसे शिफ्ट डी से डुप्लीकेट करोगे और इसे यहाँ पर प्लेस करोगे तो ये इस तरह से आप देख सकते हो एक ग्लिच ये करेगा, ये वहां पर डुप्लीकेट नहीं होगा। इसे डुप्लीकेट करने के लिए आपको फर्स्ट फ्रेम पे जाना पड़ेगा टाइमलाइन पे, तभी ये डुप्लीकेट करेगा। पर जब लंबी एनिमेशन बनाने की बात आएगी तो ये बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाएगा। तो इसे फिक्स करने का एक बहुत ही इजी मेथड है। अब मान लो ये जो बॉल है ये यहाँ से टकराई और मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म को कॉपी करूँ, पर अगर मैं डायरेक्टली इसे अब यहाँ से डुप्लीकेट करता हूँ तो वो ग्लिच हो जाएगा। मुझे फर्स्ट फ्रेम पे जाना पड़ेगा और फर्स्ट फ्रेम पे जाकर के क्या हो रहा है कि जो बॉल की जो पोजीशन है वो भी रीसेट हो जाएगी। तो मुझे उस पोजीशन का आइडिया नहीं रहेगा कि वो कहाँ पर मुझे उस प्लेटफॉर्म को डुप्लीकेट करना है। तो इसे फिक्स करने का बहुत ही सिंपल मेथड है, आप एनोटेट टूल का यूज कर सकते हो। टी प्रेस कर दूंगा, यहाँ पर ये एनोटेट टूल होता है, इसका यूज करके मैं यहाँ पर एक मार्कर इस तरीके से यहाँ पर लगा सकता हूँ। पर आपको बार बार टी प्रेस करके इस टूल को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, शॉर्टकट है। अगर आप डी प्रेस करके रखोगे और लेफ्ट माउस से ऐसे ड्रैग करोगे तो ये लाइन इस तरह से यहाँ पर बन करके आ जाएगी। पर ये जो एनोटेट टूल है इसकी भी एक प्रॉब्लम है, आपने जिस फ्रेम के ऊपर इसे ड्रॉ किया वो वहां पर एक तरह से की फ्रेम ऐड कर देता है और जैसे ही आप अपने प्ले हेड को मूव करोगे तो वो गायब हो जाएगा। तो ऐसा भी ना हो तो यहाँ पर इसकी सेटिंग हम देख सकते हैं। तो यहाँ ऊपर नोट पर अगर मैं क्लिक कर दूंगा, यहाँ पर एक ऑप्शन है फ्रेम का, सिंपली आप इसे यहाँ से लॉक कर सकते हो। तो इसे लॉक करने से भी ये मूव नहीं होगा और इसके बाद जितना भी वर्कफ्लो होगा वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे स्टैटिक वाले मेथड में हम कर रहे थे। सिंपली बॉल इस प्लेटफॉर्म से बाउंस करेगी, जैसे ही नेक्स्ट पे बाउंस करेगी हम बीट को देखेंगे कहाँ पर है, तो यहाँ से बॉल आएगी, यहाँ पर मार्कर लगा दूंगा, फर्स्ट फ्रेम पे चला जाऊंगा, इसे डुप्लीकेट करूंगा और इस तरीके से ये पूरा वर्कफ्लो ऑफ काम करेगा। और इसके आगे सारी चीजें सेम ही है, आप आगे जाओगे, रेफरेंस लाइन लोगे, फर्स्ट फ्रेम पे चले गए,
डुप्लीकेट कर दिया और ये इस तरीके से काम करना स्टार्ट कर देगा विद प्लेटफॉर्म बाउंसिंग। अब जिस जगह पर आपकी म्यूजिक में थोड़ा लंबा गैप है, उस गैप को फिल करने के लिए आप इस तरह के स्लाइड्स को यूज कर सकते हो। इन स्लाइड्स को कैसे क्रिएट करते हैं वो भी मैं अभी बताऊंगा। तो अभी के लिए मैंने ऑलरेडी इसे क्रिएट करके रखा हुआ है और बहुत ही सिंपल है। इसमें रिजिड बॉडी में चले जाएंगे और इसमें सिंपली पैसिव कर देंगे और जो इसकी शेप है उसे मैं कर दूंगा मैश में और ये काम करना स्टार्ट कर देगा। अब कई बार आप देखोगे कि ये जो प्लेटफॉर्म है इसमें इस तरह के ग्लिच आएगा, ये इस तरह से शेक करना स्टार्ट कर देगा। तो इस ग्लिच को फिक्स करने के लिए एक तो ये जो प्लेटफॉर्म है इसे थोड़ा सा दूर रखो, इससे बहुत ज्यादा क्लोज अगर करते हो तो ये ग्लिच आता है इसमें। इसके अलावा आप इसका थोड़ा सा मास चाहो तो चेंज कर सकते हो, तो वो जो प्रॉब्लम है वो फिक्स हो जाएगी। अब इस स्लाइड को क्रिएट करना बहुत ही ज्यादा इजी है। ऑब्वियसली आप एक तरह की स्लाइड्स को हर बार यूज नहीं कर पाओगे, कई बार आपको थोड़ी लंबी स्लाइड चाहिए, कई बार थोड़ी छोटी चाहिए। इसे ऑफ कर देता हूँ फिलहाल। तो मान लो मेरी बॉल है ये यहाँ से यहाँ पर आएगी और मैं चाहता हूँ कि मेरी जो स्लाइड है वो यहाँ से इस तरीके से हो। तो मैं अपने कर्सर को यहाँ बॉल के ऊपर लगा दूंगा, शिफ्ट प्रेस करूंगा, कर्व में चला जाऊंगा और बेजियर कर्व ले लूंगा और मैं एडिट मोड में चला जाऊंगा, टी प्रेस करूंगा और यहाँ पर एक ऑप्शन है ड्रॉ का और सिंपली मैं यहाँ से जो कर्व है इसे इस तरीके से ड्रॉ कर दूंगा और कंट्रोल आई प्रेस कर दूंगा। कंट्रोल आई प्रेस करने से क्या होगा कि जो बेजियर कर्व हमने ले रखी थी वो सिलेक्ट हो जाएगी। एक्स प्रेस करूंगा और वर्टिसेस को डिलीट कर दूंगा और ये जो कर्व अभी मैंने क्रिएट की इसमें देख सकते हो 3 पॉइंट है, 1 2 3। यहाँ पर ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, इसे मैं डिलीट कर दूंगा और इसके बाद मैं ऑब्जेक्ट मोड में आ जाऊंगा और यहाँ पर कर्व डेटा जो है यहाँ पर आ जाऊंगा, ज्योमेट्री में चला जाऊंगा और यहाँ पर जो इसकी डेप्थ है मैं इसे थोड़ा सा ऐसा मोटा कर दूंगा और इसी तरह से आप इसे डुप्लीकेट कर सकते हो, इसे थोड़ा सा इस बॉल के साथ अलाइन कर सकते हो और इसके बाद मैं इन दोनों को ज्वाइन कर दूंगा। इससे सिलेक्ट कर दिया, इसे सिलेक्ट कर दिया, कंट्रोल जे। पर अगर मैं अपने फिजिक्स टैब में चला जाता हूँ तो आप देख सकते हो कि हम इसमें रिजिड बॉडी नहीं ऐड कर सकते हैं क्योंकि अभी भी एक कर्व ही है। तो सबसे पहले हमें इसे कन्वर्ट करना होगा। तो इसके ऊपर राइट क्लिक प्रेस कर दूंगा और यहाँ पर कन्वर्ट टू मैश पे मैं क्लिक कर दूंगा। तो ये अब मैश में कन्वर्ट हो गया है और उसके बाद आप इसमें रिजिड बॉडी ऐड कर सकते हो। तो इसे मैं पैसिव कर दूंगा और इसकी जो शेप है इसे कर दूंगा मैश और ये काम करना स्टार्ट कर देगी। और अभी आप देख सकते हो कि अच्छे से इसके ऊपर काम नहीं कर रही है। तो इसे फिक्स करना भी बहुत ईजी है। मैं एडिट मोड में चला जाऊंगा तो ये मैश में कन्वर्ट हो गया है। अगर मैं डबल ए प्रेस कर देता हूँ तो ये सारा सिलेक्ट हो जाएगा और उसके बाद मैं ऑल्ट एस प्रेस कर दूंगा। ऑल्ट एस प्रेस करने से क्या होगा कि ये इंडिविजुअली इसकी स्केल बढ़ा देगा और इससे इस तरीके से आप इसे मोटा पतला कर सकते हो। यहाँ से शिफ्ट ए प्रेस कर दूंगा, डिसलेक्ट कर दूंगा इसे और इसके ऊपर माउस हवर करूंगा और एल प्रेस कर दूंगा तो ये सिलेक्ट हो जाएगा और इस तरीके से आप दोबारा से इससे एडजस्ट कर सकते हो और उसके बाद ये परफेक्टली काम करना स्टार्ट कर देगा। और इसे थोड़ा और खूबसूरत बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये हुक दे रखा है, सिंपली इसे शिफ्ट डी कर देंगे और ये इस तरीके से मैं इसमें लगा दूंगा। इस तरीके से आप इसे लगा सकते हो। तो फिलहाल मेरे पास ऑलरेडी ये क्रिएट किया हुआ है, मैं उसे रख देता हूँ। और जैसे कि मैंने पहले कहा था कि आप बहुत लंबी सिमुलेशन मत करो, तो इसे बेक करना जरूरी है। ए प्रेस कर दूंगा, ये सारा सीन सिलेक्ट हो जाएगा और उसके बाद मैं आ जाऊंगा दोबारा से यहाँ ऑब्जेक्ट में, रिजिड बॉडी और बेक टू की फ्रेम्स। तो फर्स्ट की फ्रेम से लेकर मैं इसे 368 तक बेक कर लूंगा और अब जो पूरा सीन है वो इस तरीके से बेक हो जाएगा और इसी के आगे आप अपनी सिमुलेशन को कंटिन्यू कर पाओगे। तो अब मैं सीन में चला जाऊंगा और यहाँ पर जो कैश डेटा दिया गया है, अब इसका जो सिमुलेशन स्टार्ट है वो मैं अपनी जो एंड फ्रेम है उसे दे दूंगा। तो हमारी जो एंड फ्रेम है इसे मैं रख देता हूँ 277 और एंड को मैं थोड़ा एक्सटेंड कर सकता हूँ। तो अब हमारी जो सिमुलेशन है वो 277 से स्टार्ट होगी। सिमुलेशन को की फ्रेम में बेक करने के बाद आपको दोबारा से इसमें सब कुछ रिजिड बॉडी वगैरह ऐड करना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ से आगे सिमुलेशन को कंटिन्यू करना है तो इसलिए मैंने दोबारा से इसमें रिजिड बॉडी वगैरह लगा दिया है। अब ये जो प्रीवियस एनिमेशन है जो बेक्ड है उसका फ्लो टूटना नहीं चाहिए। तो जैसे मैंने दोबारा से रिजिड बॉडी को इस बॉल में ऐड किया, आप देख सकते हो यहाँ से आगे इसका फ्लो टूट रहा है। जैसे ये गिर रही है ये इस तरीके से ये फ्लो इसका टूट रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो प्रीवियस मोशन था इस बॉल का ये उसी को कैरी करना चाहिए हमारी नेक्स्ट सिमुलेशन में। तो वो करने के लिए इस एनिमेटेड फीचर का यूज करूंगा। तो इसे मैं एक अलग एग्जांपल से समझाऊंगा वरना यहाँ पर थोड़ा मैसी हो जाएगा। तो मान लो मेरे पास ये एक क्यूब है, मैं इस क्यूब को यहाँ से यहाँ पर मूव कर देता हूँ और इसमें मैं ये एक की फ्रेम ऐड कर देता हूँ। टाइमलाइन में थोड़ा आगे आ जाऊंगा और क्यूब को मैं अब यहाँ पर मूव कर देता हूँ तो यहाँ पर भी की फ्रेम ऐड कर दूंगा। अब ये जो क्यूब है ये एक एनिमेटेड ऑब्जेक्ट बन गया है, इसमें ये की फ्रेम्स लगी हुई है, राइट। उसके बाद अगर मैं इसमें रिजिड बॉडी ऐड कर देता हूँ तो हमें इसे बताना पड़ेगा कि ये एक एनिमेटेड ऑब्जेक्ट है, इसे आप उसी तरीके से ट्रीट करो। तो मैं क्या करूंगा, रिजिड बॉडी को ये बता दूंगा कि ये कहाँ से कहाँ तक एनिमेटेड है। तो यहाँ पर मैं चला जाऊंगा इस फ्रेम पर, जो एनिमेटेड है मैं इससे चेक कर दूंगा और इसके आगे मैं की फ्रेम ऐड कर दूंगा इस तरीके से, कहाँ से कहाँ तक ये एनिमेटेड है। तो ये यहाँ से लेकर मान लो अब मैं इसे एकदम इस क्यूब के ऊपर नहीं लगाऊंगा, थोड़ा सा पीछे में इसे ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पर भी मैं की फ्रेम ऐड कर दूंगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं चाहता हूँ कि रिजिड बॉडी से एज ए एनिमेटेड ऑब्जेक्ट ट्रीट करे। जैसे मैं अगली फ्रेम पे आ जाऊंगा मैं
मैं इसे अनचेक कर दूंगा और यहाँ पर मैं की फ्रेम ऐड कर दूंगा। तो यहाँ से आगे ये एनिमेटेड ऑब्जेक्ट ऑफ हो जाएगा। तो अब इसे प्ले करके देखते हैं कि हो क्या रहा है। तो ये आप देख सकते हैं क्या हुआ, जो एनिमेटेड ऑब्जेक्ट था, जो उसका मोशन था, उसे ही उसने आगे को कैरी करा। तो इस तरीके से जो एनिमेटेड फीचर है रिजिड बॉडी में, ये काम करता है। तो सेम चीज अब मैं यहाँ इस बॉल वाले एग्जांपल में करूंगा। थोड़ा पीछे आ जाऊंगा फ्रेम में, इसे मैं एनिमेटेड ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर दूंगा, यहाँ पर एक की फ्रेम लगा दूंगा। कहाँ से कहाँ तक ये एनिमेटेड है, थोड़ा मान लो यहाँ से यहाँ तक ये एनिमेटेड है, तो आगे इसमें ये चेक्ड है। अभी भी की फ्रेम ऐड कर दूंगा, इसे यहाँ तक लेकर के चलता हूँ और इसके आगे मैं एनिमेटेड को ऑफ कर दूंगा। ये इसे ऑफ कर दिया, की फ्रेम ऐड कर दी। तो इस तरीके से आप एनिमेटेड फीचर को यूज कर सकते हो पिछले मोशन को आगे को कैरी करने के लिए। और अब जो फुल सीन है उसको मैं थोड़ा ब्रेक डाउन करूंगा, और जैसे कि मैंने कहा सारी प्रोजेक्ट फाइल डिस्क्रिप्शन में है। तो ये जो पूरा सीन है ये कुछ इस तरीके से दिखता है, ये पूरा सिंक्ड है म्यूजिक के साथ। कैमरा एनिमेशन कैसे ऐड करनी है उसके बारे में बात करूंगा। तो सबसे पहले ये हमारी फर्स्ट फ्रेम है, मैं यहाँ पर कर्सर लगा देता हूँ, शिफ्ट ए न्यू कैमरा ऐड कर दिया, और इसकी जो फोकल लेंथ है मैं 35 mm रख दूंगा, और इसे मैं वाई डायरेक्शन में थोड़ा सा पीछे लेकर चलता हूँ। और इसकी जो लोकेशन है उसमें मैं एक्स और जी को 0 कर दूंगा, और जो रोटेशन है इस सभी को मैं 0 कर दूंगा। सिर्फ जो एक्स रोटेशन है उसे मैं कर दूंगा 90, ताकि ये एकदम स्ट्रेट बॉल की तरफ को पॉइंट करे। और जो वाई लोकेशन है एक बार मैं फाइनल देख लूंगा कि मुझे कितना नजदीक चाहिए, और उसके बाद मैं वाई लोकेशन को लॉक कर दूंगा। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप नहीं चाहते कि बार बार कैमरा जो है वो आगे पीछे मूव करता रहे, और इससे इसे आगे एनिमेट करने में भी इजी होगा। ओके, तो वाई लोकेशन लॉक हो गई है, और अब अगर मैं इसे जी प्रेस करके मूव करता हूँ तो ये सिर्फ एक्स और जी डायरेक्शन में ही मूव करेगा। दोबारा से कैमरा सेटिंग में आ जाऊंगा, और यहाँ पर व्यू पोर्ट डिस्प्ले में जो पास पार्ट आउट है मैं इसे फुल कर सकता हूँ ताकि डिस्ट्रैक्ट ना हो। और जो कॉम्पोजिशन गाइड्स है मैं थर्ड को एक्टिवेट कर दूंगा, रूल ऑफ थर्ड जो है, ताकि हम इसे एक सेंटर फ्रेम में एनिमेट कर सके। और मैं यहाँ पर कैमरे में भी एक कंस्ट्रेंट ऐड कर दूंगा, तो यहाँ पर कंस्ट्रेंट वाले टैब पर आ जाऊंगा, ऐड ऑब्जेक्ट कंस्ट्रेंट, और यहाँ पर मैं ट्रैक 2 ऐड कर दूंगा। और ये जो टारगेट है इसमें मैं यहाँ पर ये बॉल को सिलेक्ट कर दूंगा, तो ये जो बॉल है एकदम सेंटर में फोकस करेगा कैमरा। और अब अगर मैं इसे प्ले करके देखता हूँ तो आप देख सकते हो जो हमारा कैमरा है वो ऑलरेडी बॉल की तरफ को पॉइंट कर रहा है। अब मैं नहीं चाहता कि ये जो बॉल है ये हमेशा एकदम सेंटर में रहे, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा आर्टिफिशियल सा लगेगा। तो जो इन्फ्लुएंस है इसे मैं यहाँ पर थोड़ा कम कर दूंगा, और इसके बाद अब इसे एनिमेट करना बहुत ही ज्यादा ईजी होगा। मैं इसे पहले थोड़ा पोजिशन कर लेता हूँ, और ये की फ्रेम ऐड हो जाएगी। थोड़ा आगे चलूंगा टाइमलाइन पे, जी प्रेस करूंगा और सिंपली इसे इस तरीके से ड्रैग करूंगा। अब हमने वाई लोकेशन को लॉक करके रखा हुआ है, तो ये बहुत ज्यादा गड़बड़ नहीं करेगा। इसके आगे इसे एनिमेट करना बहुत ही ज्यादा इजी होगा। आप सिंपली टाइमलाइन पे प्ले करोगे, जी प्रेस कर दिया, और इस तरीके से आगे आगे आते जाओगे, और ऐसा करते करते आप पूरी कैमरा एनिमेशन को एनिमेट कर पाओगे, और इस तरीके से ये एनिमेट हो जाएगा। अब मैं बात करूंगा कि आप इस पूरी एनिमेशन को एक लूप में कैसे बना सकते हो कि ये चलता ही रहेगा। अब वैसे तो लूप में बनाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, कोई एक पर्टिकुलर मेथड नहीं है। तो लूप में इसे करने का सिंपल सा आइडिया है कि जो आपकी फर्स्ट फ्रेम है वो लास्ट फ्रेम से मैच होनी चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल जो मेरी फर्स्ट फ्रेम है ये वाली, और उसके बाद मैं लास्ट फ्रेम पे जंप करता हूँ, तो आप देख सकते हो ये दोनों लगभग सिमिलर ही है। हालांकि हल्का से इसमें स्केल का जंप देखने को मिल रहा है, पर जब ये एक मोशन में चलता है तो उतना ज्यादा नोटिसेबल नहीं होता। तो ये कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। यहाँ पर बहुत सारी चीटिंग की गई है। तो चीटिंग ये है कि अभी जो मेरी फर्स्ट फ्रेम है इसमें जितने भी ऑब्जेक्ट अभी विजिबल हैं, मैंने इन सभी को कॉपी कर लिया, और इन सभी को कॉपी करके जो एंड फ्रेम है उस पे जाकर के मैं पेस्ट कर दूंगा, और इस तरीके से मैं बैक एंड फोर्थ करता रहूंगा और इसे अलाइन कर दूंगा फर्स्ट फ्रेम के साथ। इसके लिए मैं एनोटेट टूल का भी यूज कर सकता हूँ ताकि ये मैच हो एंड फ्रेम से। और सेम चीज मैंने एंड फ्रेम के साथ भी करी। जो एंड फ्रेम में जो ऑब्जेक्ट विजिबल हो रहे थे उन्हें कॉपी करके मैंने फर्स्ट फ्रेम पे लगा दिया, उन्हें मैच कर दिया, और इस तरीके से ये एक लूप बन गया। अब लूप करने के लिए जैसे कि मैंने बताया कि हर एक मेथड आपके लिए काम नहीं करेगा, क्योंकि सबकी एनिमेशन एक अलग तरीके पे एंड होगी। तो ये चीज आपको फिगर आउट करनी पड़ेगी। और अगर मैं लाइटिंग की बात करूं तो आपको पता ही है, पॉसिबिलिटीज अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज है। आप जैसे चाहो वैसे, जिस तरीके से चाहो वैसे आप लाइटिंग कर सकते हो। इस पर्टिकुलर सीन के लिए अगर मैं बात करूं तो मैंने सिंपल एक HDRI इमेज लगा रखी है। अब इस सीन को रेंडर कैसे करना है तो रेंडरिंग के बारे में ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, तो आप जाकर वो देख सकते हो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। मिलूंगा जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।